Hello students, today I am going to discuss Cold War, which is the first chapter of political science of class 12th. So here we go. First of all, we'll understand the term Cold War कि Cold War का मतलब क्या होता है, Cold War क्या होती है। Cold War जो थी इसको शीत युद्ध कहते हैं हिंदी में। ये एक ऐसा युद्ध था, एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें किसी भी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया, कभी भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट किसी भी एटॉमिक बम का यूज़ नहीं हुआ, कोई मिलिट्री, कोई आर्मी इसमें किसी चीज़ का भी यूज़ जो है इसमें नहीं किया गया। सो कोल्ड वॉर हॉट वॉर में क्यों कन्वर्ट नहीं हुई ये आपको आगे पता चलेगा। तो कोल्ड वॉर जो टर्म है और ये कोल्ड वॉर जो है दो सुपर पावर्स के बीच चली थी, यूएसए और यूएसएसआर। सो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कोल्ड वॉर रेफर्स टू टेंशन, कंपटीशन एंड सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन टू सुपर पावर्स यूएसएसआर एंड यूएसए। दो सुपर पावर्स के बीच ये युद्ध हुआ था, यूएसएसआर और यूएसए। कोल्ड वॉर एक ऐसा जियोपॉलिटिकल टेंशन था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ दो सुपर पावर्स के बीच, जैसे दो यूरोपियन सुपर पावर ब्लॉक्स के बीच, ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक। कोल्ड वॉर के शुरू होने की कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, कुछ का मानना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ही स्टार्ट हुई थी और कुछ का मानना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स का कहना है वो यही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दैट इज़ फ्रॉम 1945 टू 1991। सो कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन थी जब टेंशन रही दोनों ही सुपर पावर्स के बीच, यूएसएसआर और यूएसए के बीच। अब ये टेंशन क्यों रही, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, ऐसे कौन से कॉजेज़ थे कि ये ऐसी सिचुएशन जो है पूरे विश्व में क्रिएट हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कि कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं, why it was not called as hot war. Cold war is called as cold war because there was no direct confrontation between the two super powers. ये कभी भी ये टेंशन और ये हॉस्टिलिटी कभी भी कन्वर्ट नहीं हुई हॉट वॉर में, इसलिए हम इसको कोल्ड वॉर कहते हैं क्योंकि इसमें कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुई। अब कोल्ड वॉर की शुरुआत मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसका शुरुआत कब हुई थी, बस ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है इसकी ज़्यादातर फिलोसफर्स ने बोला है। लेकिन कुछ फिलोसफर्स का कहना है कि रशियन रेवोल्यूशन जब आया था, जिसको हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं, 1917 में जब यहाँ पे रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद से ही, मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ था उसके बाद से ही इन दो कंट्रीज़ के बीच हॉस्टिलिटी और टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। एक्चुअली हुआ ये था कि रशिया में जब सिविल वॉर आई थी, मतलब एक तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो गया 1917 और दूसरा हो गया सिविल वॉर जब रशिया में हुई थी, तो उस टाइम पे रशिया में सिविल वॉर जब हुई थी, मतलब विद इन द कंट्री दिस हैपन्स, यहाँ पे दो ग्रुप्स बन गए थे, वाइट्स एंड रेड्स। दैट इज़ द कैपिटलिस्ट। वाइट्स जो होते थे वो किस आइडियोलॉजी को मानते थे, कैपिटलिज्म को, और जो रेड थे मतलब वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है दो इन आइडियोलॉजीज़ को लेके हुआ था, जिसमें यूएसए, फ्रांस, यूके ने सपोर्ट किया कैपिटलिस्ट को। इस वजह से जो है यूएसएसआर का जो बिहेवियर था टुवर्ड्स द यूएसए, वो जो एटीट्यूड था वो थोड़ा चेंज हो गया। तो यूएसएसआर जो है उसके बाद, मतलब यूएसएसआर वॉज एस्टैब्लिश इन 1922, बट बिफोर दिस सोवियत यूनियन वॉज बिल्ट। एक्चुअली हुआ क्या था, तो यूएसएसआर रशिया में जब ये सिविल वॉर ख़त्म हुई उसके बाद 1922 में यूएसएसआर बना, जिसको हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम जिसको बोलते हैं यूएसएसआर को, ये इस्टेब्लिश हुआ, जिसमें 29
अदर स्टेट्स थी। तो जब यूएसएसआर बना 1933 में 1922 में, तो ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी जिसको लीड कर रहा था यूएसए, इन्होंने इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी। तो उसकी वजह से भी इनका जो था रिलेशन थोड़ा ख़राब हो गया। एंड फाइनली 1933 ऑनवर्ड्स यूएसएसआर और यूएसए ने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है आगे कंटिन्यू किया। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ से इनका जो रिलेशन था वो थोड़ा बिगड़ने लगा था, इनके बीच टेंशन्स क्रिएट हो चुकी थी। फिर उसके बाद कोल्ड वॉर का बैकग्राउंड क्या था। कोल्ड वॉर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो गया, जब यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया हिरोशिमा एंड नागासाकी पे इन अगस्त 1945, तो कोल्ड वॉर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। जापान ने जो है सरेंडर कर लिया किसके सामने, जापान सरेंडर अगेंस्ट द अलाइड पावर्स में कौन कौन सा आता था, यूएसएसआर आता था, यूएसए आता था, फ्रांस, ये सब। और उसके अपोजिट जो एक्सिस पावर्स थी उसमें आता था जर्मनी, जापान। ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब यूएसए ने एटॉमिक बम ड्रॉप किया हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, तो जापान ने ऑटोमेटिकली सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद ही जो है ये दोनों कंट्रीज़ जो अब ये दोनों ही पावरफुल थी, तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करें। अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन दोनों ने जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ा था। मतलब नाज़ी जर्मनी, नाज़ी तो वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी थी हिटलर के टाइम पे, तो उसके ख़िलाफ़ लड़ा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ये एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि पहला तो एक रीज़न मैंने आपको वो दिया कि सिविल वॉर के टाइम पे यूएसए ने जो है इसके अगेंस्ट रोल प्ले किया, रशिया के अगेंस्ट रोल प्ले किया। फिर भी इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इकट्ठे दे फाइट अगेंस्ट Germany and Japan. So when second world war ended, both the superpowers जैसे USSR और USA, अब USSR ने कोशिश की कि जो इसकी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि USSR जो सोशलिज़म या फिर आप कह सकते हो कम्युनिज़म को काफ़ी प्रमोट कर रहा था, और ये चाहता था कि ये पूरी वर्ल्ड में जो है इस आइडियोलॉजी को अदर कंट्रीज़ अडॉप्ट करे। तो वो अपना कम्युनिज़म जो है ईस्टर्न यूरोप में फैलाना चाहता था और सेंट्रल यूरोप में भी इस आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना चाहता था। और दूसरी तरफ यूएसए जो था वो भी कोशिश कर रहा था जो उनकी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म थी वो पूरे वेस्टर्न यूरोप में फैले, इंक्लूडिंग फ्रांस एंड जापान। सो इस तरीके से इनकी टेंशन जो है यहाँ पे इन दोनों ही पावर ब्लॉक्स में शुरू हो गई। उसके बाद इनके कॉजेज़ क्या थे कोल्ड वॉर के। पहला कॉज ये है कि यूएसए ने, अब यूएसए को एक फियर ये भी था कि कहीं यूएसएसआर जो है अपने इस कम्युनिज़म को दूसरी कंट्रीज से, एशियन कॉन्टिनेंट में इतनी सारी कंट्रीज़ है वहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना पड़े, इसका इम्पैक्ट ना पड़े, तो एशियन कंट्रीज़ भी जो हैं वो इसी की तरफ इसी के साथ अपनी एलीज बनाएंगी, अपने फ्रेंड रिलेशंस कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे जो कम्युनिज़म थी एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पॉपुलर आइडियोलॉजी थी, क्योंकि यूएसएसआर को उस टाइम पे इस आइडियोलॉजी से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था। तो काफ़ी ये कह सकते हैं कि एक अट्रैक्टिव पॉलिसी थी ये उस टाइम पे, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसको फॉलो कर रही थी। तो इसी बात का फेयर जो था यूएसए को था। अब यूएसए ने सोचा कि किस तरीके से इस कम्युनिज़म के इन्फ्लुएंस को रोका जाए, तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ अडॉप्ट की। तो पहली होगी कंटेनमेंट पॉलिसी। कंटेनमेंट पॉलिसी होता है किसी को रोकना। तो यूएसए की पूरी ये कोशिश रही थी कि यूएसएसआर जो है दूसरी कंट्रीज़ में, मतलब स्पेशली द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी भी थी उस पे इसका इम्पैक्ट ना पड़े और यहाँ पे उसको स्प्रेड होने से रोकना है। तो इस पॉलिसी को हम बोलेंगे कंटेनमेंट पॉलिसी। मतलब यूएसए वाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लेइंग रोल अगेंस्ट यूएसएसआर। सेकंड फिर आ जाता है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान में क्या था, यूएसए का एक प्रेसिडेंट जो था
उसने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को कुछ फाइनेंशियल एड मतलब फाइनेंशियली हेल्प की। वॉर के टाइम पे जो भी उनका डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो भी उनका इकोनॉमिक लॉस हुआ था, तो उसने डिसाइड किया कि वो इन कंट्रीज़ की हेल्प करेगा। अब हेल्प तो चलो ठीक था, लेकिन इसके पीछे उसका इंटरेस्ट ये था कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जब में इनको फाइनेंशियली हम हेल्प करेंगे तो दे में टर्न टुवर्ड्स आस। तो मतलब आप किसी के साथ दोस्ती करोगे उसमें ज़रूर आपका सेल्फ इंटरेस्ट होगा। तो इस ज़रूरत के टाइम पे जो आपकी मदद करेगा ऑटोमेटिकली आप उसी की तरफ जाएंगे। तो मार्शल प्लान को इस तरीके से देखा जाता है कि एक स्ट्रेटजी थी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो वॉर्स के टाइम पे जिनका इकोनॉमिक लॉस हुआ था उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की। दूसरा कॉज ये भी है ट्रूमैन्स डॉक्ट्राइन। ट्रूमैन्स डॉक्ट्राइन जो है ये भी एक कॉज बनता है कोल्ड वॉर का। ट्रूमैन्स डॉक्ट्राइन का यही था कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उनको सपोर्ट करना है और उनको कम्युनिज़म के खिलाफ़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जाता है कि यूएसए ने कई सारी एंटी कम्युनिस्ट रिजाइम मतलब यूएसए वाज डेस्परेटली प्लेइंग रोल अगेंस्ट यूएसएसआर। मतलब यूएसए किसी तरीके से भी चाहता था कि कम्युनिज़म आइडियोलॉजी जो है ये ख़त्म हो जाए और कई ऐसे एक्शंस जो हैं यूएसए ने प्ले किए जो यूएसएसआर की कम्युनिज़म जो आइडियोलॉजी थी उसके ख़िलाफ़ था। नेक्स्ट जो आ जाता है ये यूएसएसआर की तरफ था कि ये कॉज था इन दोनों कंट्रीज़ के बीच। अब बर्लिन जो है ये जर्मनी का एक शहर है। तो बर्लिन जो है ये भी डिवाइड था दो हिस्सों में, ईस्टर्न बर्लिन एंड वेस्टर्न बर्लिन। वेस्टर्न बर्लिन जो है वो यूएसए के कब्ज़े में था और ईस्टर्न बर्लिन जो है वो यूएसएसआर के कब्ज़े में था। अब हुआ ये कि अब इस बर्लिन शहर के बीच एक वॉल कंस्ट्रक्ट की गई थी। एक साइड से वो वाले एरियाज़ थे जो यूएसए के अंडर थे और दूसरी साइड ईस्टर्न साइड वो वाले एरियाज़ थे जो यूएसएसआर के अंडर थे। तो यूएसएसआर ने क्या किया यूएसएसआर ने क्या किया, जो वेस्टर्न बर्लिन का जो रास्ता था, जितने भी रेलवे ट्रैक्स ट्रांसपोर्ट जितना भी जहाँ से ट्रांसपोर्ट चलता था या रेलवेज़ ट्रेन्स जहाँ से चलती थी उन रोड्स को ब्लॉक कर दिया ताकि यूएसए जो है अपनी सप्लाइयाँ जो भी कमोडिटीज़ उस शहर के लोगों को चाहिए वो उसको रोकना चाहता था। मतलब वेस्ट बर्लिन के लोगों को एक हर्ड मतलब ये यूएसए के लिए इनडायरेक्टली था कि यूएसए को किसी तरीके से यूएसए सप्लाई ना कर पाए चीज़ें बर्लिन को और यूएसएसआर के लिए एक मौका बन जाए तो वो वेस्टर्न बर्लिन को भी अपने कब्ज़े में मतलब पोल बर्लिन को कंट्रोल करना चाहता था यूएसएसआर, इसलिए उसने ब्लॉक कर दिया ये भी रेलवे ट्रैक्स वगैरह। लेकिन इंस्टेड ऑफ ब्लॉकेड यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने एयरलिफ्ट कराया, उसने एरोप्लेन्स के थ्रू जो है कमोडिटीज़ वगैरह सप्लाई की वेस्टर्न बर्लिन को। तो यूएसएसआर का ये प्लान जो है अनसक्सेसफुल हो गया। लेकिन इस जो ये कदम था यूएसएसआर का ये काफ़ी भारी पड़ गया यूएसएसआर के लिए जो उसने यूएसए के अगेंस्ट उठाया था। तो इनकी टेंशन और हॉस्टिलिटी जो है और बढ़ गई। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो रेड वाला एरिया है मैप में ये सारा हो गया, सॉरी क्या हो गया इसको, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरोप का जो मैप था, जो जितना भी रेड वाला एरिया है ये सारा यूएसएसआर के कंट्रोल में था। इसमें कौन पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, रोमानिया, हंगरी ये सब यूएसएसआर के अंडर था। और जो येलो वाला पोर्शन है वो सारा अमेरिका मतलब यूएसए के अंडर था। तो ये जो चेकोस्लोवाकिया और जर्मनी, यहाँ से आगे जो आप रेड वाला येलो वाला जोन देख रहे हो, तो यूएसए की जो कंटेनमेंट पॉलिसी थी वो यही थी कि वो इन कंट्रीज़ में जो है कम्युनिज़म का इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए उसने कंटेनमेंट पॉलिसी का यूज़ किया। कंटेनमेंट पॉलिसी को
इस्तेमाल किया ताकि यूएसएसआर जो है बाकी कंट्रीज में से यूगोस्लाविया हो गया, बेलग्रेड हो गया, इन कंट्री इवन कि इंडिया में इस पॉलिसी का इम्पैक्ट ना पड़े। आगे बढ़ते हैं।